हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मंदाज क्लासेस। आज की डेट है 9 जनवरी 2023। तो देख लेते हैं कौन कौन से करंट अफेयर्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा पहला आर्टिकल होगा जोशीमठ के बारे में, दूसरा लिविंग रूट ब्रिजेस के बारे में, तीसरा तुलाल के बारे में, और चौथा आर्टिकल होगा अल्जाइमर डिसीज, पांचवा ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में, और छठा और लास्ट का आर्टिकल होगा वीर गार्डियन एक्सरसाइज 2023 के बारे में, जो कि कंडक्ट होने जा रही है। तो बढ़ते हैं हमारे आर्टिकल की तरफ। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो जी हमारा पहला आर्टिकल है जोशीमठ के बारे में। न्यूज में क्यों आया है? न्यूज में इसलिए आया है कि देखिए, यहाँ पे आप पिक्चर्स देख रहे होंगे। ये एक रोड है, इसमें क्रैक आ गया है। ये घर है, घर के फ्लोर में क्रैक आ गया है। ठीक है, रोड्स में क्रैक आ रहे हैं। ठीक, और यहाँ पे जो आपके ये मंत्री जी है, ठीक है, जो आपकी मिनिस्ट्री है वो यहाँ का जायजा कर रही है। ठीक है, इसका तो मतलब कहने का ये है कि ये ऐसा क्यों हुआ है इसके बारे में जानेंगे। मगर प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो ये जोशीमठ है, पूरा एक टाउन है, वहां पे क्रैक्स आ गए घर के बीच में, दीवारों में। ठीक है, हर चीज में क्रैक्स आ गया। तो आप एक छोटी सी पहले एक पिक्चर वीडियो देख लीजिए, उससे थोड़ा सा आपको आइडिया होगा कि क्रैक किस टाइप के है। ठीक है, तो ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे इस वीडियो में कि दीवारों में क्रैक है, रोड्स में क्रैक है, पानी निकल निकल के बह रहा है, कहाँ कहाँ क्रैक्स आ गए। तो ये सारी पिक्चर आपको बता रही है सिचुएशन के कितना बुरा हाल है। मतलब ये क्यों हुआ है? ये हुआ है कि जो आपका ये क्या नाम जोशीमठ है, ये लैंडस्लाइड की वजह से सबसाइड हो गया है। सबसाइड होने का मतलब है कि जोन नीचे घुस गया है। मान लीजिए ये आपका कोई धरती का हिस्सा है, धरती के हिस्से नीचे कुछ अगर आपकी ऐसी एक्टिविटी हो रही है, नीचे से मिट्टी हल्की है, कमजोर है, और वो नीचे मिट्टी धस जाएगी, तो ये वाला हिस्सा नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, मान ली कई बार आपने देखा होगा कोई सड़क बारिश में नीचे धस जाती है ना, घुस जाती है, तो उसको सब्सिडेंस बोलते हैं। सब्सिडेंस में सबसाइड हो गई चीजें, ये वाला जोन सबसाइड हो गया। तो ये तो इस वजह से तो ये न्यूज में आया। तो इस चक्कर में क्या हुआ है कि बहुत सारे घर और आपकी बहुत सारी बिल्डिंग्स में क्रैक आ गए, घर जो है सबसाइड हो गए, घर में भी क्रैक आ गए। ठीक है, अब ये तो इश्यू था कि ये ऐसा हुआ है, मगर अब हमें जानना है जोशीमठ के बारे में, वहां की इस चीज के बारे में कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, देखिए, जो जोशीमठ को ये बोला जाता है कि जो जोशीमठ है वो आपका हेमकुंड साहिब और बद्रीनाथ जो आपके धाम है, उसका रास्ता है, गेटवे है, मतलब गेट है। यहाँ से ही आपको जोशीमठ से होके गुजर के जाना पड़ता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम के यहाँ पे क्यों ऐसे क्रिएट हुआ है? देखो, एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो कि कंपनी है आपकी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी जो कंपनी है। ठीक है, उसका एक प्रोजेक्ट चल रहा है यहाँ पे, क्या नाम, ये जिसका नाम है तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, अब इसमें नीचे खुदाई होती है, इसके नीचे जो अंडर, यहाँ पे लिखा ना कि अंडर गोइंग बीनेथ द टाउन, कि जो टाउन के नीचे आपकी खुदाई चल रही थी, जो प्रोजेक्ट चल रहा है, उसकी वजह से ये जहाँ की मिट्टी थी, लैंड थी, वो नीचे घुस गई है। तो उस वजह से नीचे धंसने से क्या हुआ, सभी चीजों में क्रैक्स आ गए। तो ये तो रीजन रहा। ठीक है, बढ़ते आगे। ठीक, आगे बढ़ के हम देखते हैं कि वह वो हिस्सा, मतलब आगे की कहानी क्या है। देखो, ये आप पिक्चर यहाँ पे देख रहे होंगे, ये आपका क्या होगा, बद्रीनाथ धाम होगा, ये आपकी वैली ऑफ फ्लावर होगी, यहाँ पे है जोशीमठ। तो देख रहे हो ना आप कि जोशीमठ जो है, जोशीमठ से ही एक बोला है ना पहली लाइन में कि जोशीमठ जो है कि आपका गेटवे है, कहाँ पे, बद्रीनाथ धाम में और आपका हेमकुंड में जाने का। ठीक है, तो अब जोशीमठ कहाँ पे स्थित है? जोशीमठ स्थित है आपके गढ़वाल जो है, क्या नाम, जो गढ़वाल आपका एक ये सूबा है, उसमें चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, आपका ये उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अब इसकी हाइट जो आपकी सी लेवल से आपकी 1875 मीटर है। ठीक, अब यहाँ पे आप कई ऐसे एक्सपीडिशंस होते हैं, पिलग्रिमेज होते हैं, जैसे कि बद्रीनाथ धाम में जाना होता है, तो वो इधर से ही निकल के जाना होता है। ठीक है, आप यहाँ से ऋषिकेश से, मान लो आप ऋषिकेश से आप देवप्रयाग जाओगे, या पौड़ी से श्रीनगर होते हुए रुद्रप्रयाग आएगा, रुद्रप्रयाग से आपका नंदप्रयाग आएगा, फिर चमोली डिस्ट्रिक्ट आएगा। ठीक है, उत्तराखंड का, तो आपका पीपलकोटी आएगा, फिर औली आएगा, फिर जोशीमठ आएगा। ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर को क्रॉस करते हो तब फाइनली आप कहाँ पर पहुंचते हो, तब आपका बद्रीनाथ धाम पहुंचते हो। ठीक है, तो इसलिए बोला गया गेटवे टू सेवरल हिमालयन माउंटेन क्लिम्बिंग
एक्सपेडिशन। कई सारे क्लिंबिंग एक्सपेडिशन मतलब जैसे कि आपके पिलग्रिमेज है, क्लिंबिंग एक्सपेडिशन का मतलब कि जो पिलग्रिमेज होता है, जो श्रद्धालु होते हैं, वो आपकी चढ़ाई करते हैं कहाँ तक, बद्रीनाथ धाम तक जाने के लिए। तो ये इसका यही बोला गया है। ठीक है, अब ये इस क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो आपकी चार पीठ स्टेब्लिश की गई थी, जो हमारे आदि शंकराचार्य जी थे, तो उन्होंने चार पीठ स्टेब्लिश की थी, तो उसमें से एक पीठ यहाँ पे है, देखिए ये आदि शंकराचार्य जी की पिक्चर का एक इलस्ट्रेशन है। ठीक है, जो चार पीठ स्टेब्लिश की गई थी, पहली पीठ आपकी उत्तराखंड में जो ज्योतिर्मठ है। ठीक है, ये बद्रिकक्ष आश्रम उत्तराखंड में है। ठीक है, दूसरा आपका द्वारका में है, जो कि द्वारका मठ है। ठीक है, गुजरात में। तीसरा आपका कहाँ है, श्रृंगेरी श्रद्धा पीठम है। ठीक है, चिक्कमगलूर में कर्नाटका में। और चौथा आपका गोवर्धन मठ है, जहाँ पे कहाँ पे है? पुरी, पुरी मतलब उड़ीसा में। ये चार मठ की स्थापना इन्होंने की थी। ठीक, ये दोबारा से वहीं चलते हैं, ये क्लियर होगा। अब जो यहाँ पे क्या है, विष्णु प्रयाग है, वो किसके, ये आपके जोशी मठ के नीचे है। ठीक है, जोशी मठ के नीचे स्थित है। ठीक है, विष्णु प्रयाग ये भी इसमें बोला गया। अब जो विष्णु प्रयाग क्या है, विष्णु, अगर इस पिक्चर में आप देखते हो कि देखो, एक थोड़ा सा यहाँ पे क्लैरिटी कर लेते हैं कि गंगा किस किस नदियों से मिलकर बनी है। जो क्या नाम, बद्रीनाथ से जो निकलती है वो, प्लस यहाँ पे धौली गंगा इसमें मिलती है गंगा में, तो विष्णु प्रयाग पाके मिलती है, तो ये क्या करती है, अलकनंदा होती है। ठीक है, अलकनंदा होगी। ठीक है, अब अलकनंदा कहाँ पे, नंद प्रयाग में आके मिलते हैं नंदाकणी से। ठीक है, फिर भी ये क्या रहती है, अलकनंदा रहती है। अब ये जो अलकनंदा है, फिर आपकी पिंडर गंगा से आके मिलेगी कहाँ पे, कर्णप्रयाग में। ठीक, फिर भी ये अलकनंदा रहेगी। जब अलकनंदा आपकी यहाँ केदारनाथ से जो आपकी मंदाकिनी चलती है, मंदाकिनी रिवर चलती है, वो आपकी कहाँ पे आके मिलती है, रुद्रप्रयाग में। ठीक है, फिर ये आगे बढ़ी, आगे बढ़ के इसे कहाँ से मिलती है, भगीरथी से। भगीरथी से जब ये मिल जाती है देवप्रयाग में आके, तो ये क्या कहलाती है, आपकी गंगा कहलाती है। ठीक है, तो ये हो गए। तो जहाँ पे देवप्रयाग में आके भगीरथी और गंगा आके मिलती है, गंगा बनती है, और गंगा आके ये आगे कहाँ मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है। तो ये आपका देवप्रयाग है। यहाँ पे एक साइड से भगीरथी आ रही है और एक साइड से गंगा आ रही है, तो फाइनली जो रिवर निकल रही है वो बन के गंगा ही निकल रही है। तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हो, ये आपका देवप्रयाग की पिक्चर है, जहाँ पे दोनों रिवर आपस में मिल रही है। ठीक है, तो इसमें बोला भी गया कि विष्णु प्रयाग इज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर धौलीगंगा एंड अलकनंदा। क्योंकि देखो, धौलीगंगा ये रही और अलकनंदा ये आई, क्योंकि बद्रीनाथ से क्या निकलती है, अलकनंदा निकलती है। तो जब धौलीगंगा अलकनंदा से मिल जाती है विष्णु प्रयाग में, तभी भी वो अलकनंदा के नाम से जानी जाती है। ऐसा नहीं कि उसका नाम चेंज हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे पुराने टाइम में क्या था, जोशीमठ में एक टेम्पल था, बसदेव टेम्पल, ये वासुदेव टेम्पल उसे बोलते हैं। ये किसको समर्पित है, ये वासुदेव जी को समर्पित है। अब वासुदेव कौन थे, बुद्धिस्ट ओरिजिन के एक वो ब्राह्मणिकल वो रहे हैं उस टाइम के, मतलब आचार्य टाइप रहे हैं। ठीक है, तो ये किस किस कौन से राजा का राज था, यानी कि डिनेस्टी को थी, कत्यूरी डायनेस्टी थी, अगर हिंदी में कत्यूरी, कत्यूरी डिनेस्टी थी, उस पर कत्यूरी साम्राज्य था उत्तराखंड में। तो कत्यूरी डायनेस्टी के वासुदेव जो है उस टाइम पे थे। मगर इस टाइम पे जब कत्यूरी डिनेस्टी थी, इन्होंने क्या किया था, वासुदेव जी ने बुद्धिस्ट रिलीजन को छोड़ के उस ब्राह्मणिकल रिलीजन को फॉलो करना शुरू कर दिया था। क्यों? क्योंकि ये जो कात्यूरी थे ब्राह्मण थे। ठीक है, तो इन ज्यादा जाहिर सी बात है कि इनका थोड़ा बोलबाला ज्यादा होगा। तो उस टाइम में जब कात्यूरी डायनेस्टी थी, यानी कि 7th सेंचुरी से 11th सेंचुरी के बीच में, तब ये इनका मतलब प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। और वासुदेव जो मंदिर है, जो इनके नाम से बनाया गया जोशीमठ में, ये आपकी उसकी पिक्चर है। ठीक है, इधर भी ये पिक्चर आप देख रहे होंगे और यहाँ पे भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लिविंग रूट ब्रिज, जो कि हमारा अगला आर्टिकल है, लिविंग रूट ब्रिज के बारे में। यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे होंगे, ये आपकी रिवर होगी ओमकार रिवर। ठीक है, ओमकार रिवर बोलते हैं, ओमकार ये चेरापूंजी में। तो अब इस रिवर को कनेक्ट करने का, या दो एरियाज को, रिवर के लेफ्ट साइड, रिवर के राइट साइड एरिया को आपको अगर कनेक्ट करना है, तो ब्रिज बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अब ब्रिज या तो आप बनाओगे, रेलिंग लगाओगे, या कंक्रीट का ब्रिज ब्रिज बनाओगे। मगर यहाँ पे जो मेघालय की अगर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ब्रिज आपका ना तो कंक्रीट का बनता है, ना आपका आयरन का ब्रिज बनता है, कि इस तरह का कोई ब्रिज नहीं बनता है। सिर्फ यहाँ पे बनता है जो पेड़ है एक, जिसको फीकस ट्री बोलते हैं, फीकस इलास्टिक ट्री बोलते हैं, वो पेड़ की जो रूट्स होती है, उनको पाला जाता है, उनको नरिश किया जाता है, लगभग 10 से 15 साल के लिए नरिश किया जाता है। जब वो इतनी नरिश हो जाती है, तो
तो उनको एक तरह से क्या है इंटरव्यूवाइन किया जाता है, बुना जाता है, तो उस तरह से क्या है डबल डिकर ब्रिज आपके बना दिए जाते हैं। ठीक है, डबल डिकर मतलब 2 फ्लोर टाइप का ब्रिज बना दिया जाता है। तो एक तरह की ये पुरानी आर्ट है। यहाँ के लोग ही जो आपके खासी और जैंता हिल्स में मेघालय की जो खासी जैंता ट्राइब से कम्युनिटी है, वो इसको प्रैक्टिस करते हैं। मगर प्रॉब्लम क्या हुई है, प्रॉब्लम ये हुई है कि ये जो प्रैक्टिस है, ट्रेडिशनल कल्चर है उन खासी और जैंता लोगों का, जो आजकल की खासी जैंता कम्युनिटी है, आजकल के बच्चे हैं, वो इसे मतलब थोड़ा सा भूलते जा रहे हैं। तो इस ट्रेडिशन को लाइमलाइट में लाने के लिए जो फार्मर्स है, वो इसको आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ही प्रैक्टिस को रूट ब्रिज को कनेक्ट करने का एरिया काम कर रहे हैं कौन, फार्मर। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सी रिवर को कनेक्ट करें, ओमकार रिवर को, तो इसलिए न्यूज में आया, मगर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है लिविंग रूट ब्रिजेस। ठीक है, इसकी डिटेल थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। लगभग 70 विलेजेस में, मेघालय के जो 70 गांव हैं, उसमें ये आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि एक ही नदी पे बना हुआ, ओमकार रिवर पे बना हुआ है, नहीं, ये ऐसी बहुत सारी नदियों पर बना हुआ है जो कि मेघालय में है। ठीक है, इसका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, सोसाइटल लेवल पे ले लीजिए आपका, या कल्चरल लेवल पे ले लीजिए। सोसाइटल लेवल पे ये इसका इंपॉर्टेंस है, देखिए, मान लीजिए एक गांव रिवर के इस साइड रहता है और दूसरा गांव रिवर के इस साइड रहता है, अगर दोनों के गांव के बीच में आदान प्रदान होता है, ठीक है, देखो मैरिज कनेक्टिविटी होगी, मैरिज लिंकेजेस होंगे, ठीक है, ट्रेड लिंकेजेस होंगे, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा होगी अगर आपकी कनेक्टिविटी होगी। कनेक्टिविटी कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये ब्रिज प्रोवाइड कर रहा है, तो इसलिए सोसाइटी का वो आपका वो हो गया। ठीक है, अब आपका सोसाइटी का होगा कल्चर। अब ये इनका कल्चर है बहुत पुराना, ऐसा नहीं है कि अभी बना रहे, बहुत पुराना कल्चर है, तो कल्चरल टाइज आती है, क्योंकि कल्चरल एक्सचेंज होता है। जब जब दो सोसाइटी, दो कम्युनिटी आपस में मिलते हैं, तो कल्चरल एक्सचेंज होता है और ये कल्चर का पार्ट बन जाता है, तो इसलिए कल्चरल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा रखता है। ठीक है, और बोटेनिकल लिंक्स इसलिए कि भाई देखिए, यहाँ पे हमारे इंडिया में क्या है, हमारे इंडिया में जो ट्रीज होते हैं, उनके कंजर्वेशन के लिए इंडिया में ना जो सेंटीमेंट्स है बहुत हाई रहते हैं, क्योंकि तो पेड़ों की पूजा की जाती है, गाय को माता माना जाता है, धरती को माँ माना जाता है, तो जो आपकी निर्जीव है, सजीव चीज है, उनके लिए बहुत अफेक्शन रहता है। तो आपका जो बोटेनिकल लिंक्स की बात यहाँ पे कर रहे हैं, वो ही बात यहाँ पे है कि भाई आपका पेड़ों की संरक्षण का भी एक बहुत बड़ा अच्छा तरीका है। ठीक है, तो अब एक और इम्पोर्टेंट बात होती है नेशनल लेवल पे कि इसको टेंटेटिव लिस्ट में डाला गया है। ठीक है, टेंटेटिव लिस्ट का मतलब ये हो गया कि लिस्ट में इसे डाला गया है, इसको मतलब कई पैमानों पे परखा जाएगा। मतलब अभी डाल दिया, ये नजर में है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को की जो आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो लिस्ट होती है, उसकी जो टेंटेटिव लिस्ट है, उसमें डाला गया कि ये नजर में है, इसको कुछ पैमानों पे जांच और परखा जाएगा, तब इसको फाइनल हरी झंडी मिलेगी कि हाँ, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। मगर अभी ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है, क्योंकि सिर्फ ये टेंटेटिव लिस्ट में डाला गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें यही बोला गया है कि जो एक सॉरी फिकस इलास्टिक ट्री होता है, यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे होगे, जब बरगद टाइप के पेड़ भी होते हैं, बहुत बड़े बड़े चौड़े चौड़े, जिसकी जड़ें बहुत गहराई तक होती है, बहुत दूर तक फैली होती है, लटकी हुई होती है ऊपर से नीचे, उसी टाइप का ये ट्री है, जिसको आपने फिकस इलास्टिक ट्री का नाम दे दिया। इसे क्या है ना, वाटर बॉडीज के मान लो दोनों तरफ उगाया जाता है, उगा के जो उसकी जड़ें होती है, उनको इस तरह से इंटरव्यूवाइन किया जाता है, बुना जाता है कि वो अपने आप में मतलब ये वो बन, क्योंकि ये बहुत ही टफ प्रोसेस होती है। ऐसा नहीं कि अपने आप ही बनने लगेगा कि भाई उसमें जादू है और उसमें मंत्र फूक दिया और अपना आप ही पेड़ बनने लगा, वो सॉरी पुल जो ब्रिज है बनने लगा, नहीं, इसको किया जाता है, बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, इसमें 10 से 15 साल इनको इसको रूट को इस तरह का ब्रिज बनाने में लग जाता है। लगभग बोला जाता है कि लगभग ऐसे 100 से भी ज्यादा आपके लिविंग रूट्स ब्रिजेज है, लगभग 72 गांवों में, मेघालय की। ठीक है, लिविंग रूट ब्रिज का अब ये जान लेते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट की जो रीजन है, जैसे मेघालय का रीजन होगा, वहाँ के लोकल लोग ही इसे बनाते, कोई बाहर से आकर नहीं बनाता। तो इसके लिए कौन से पेड़ का वो रूट्स यूज किया जाता है, फिकस ट्री प्लांटेशन की जाती है, उसके ट्री रूट्स को जो है कंजर्व किया जाता है और फिर उसको भुना जाता है। ठीक है, अब इसे कौन सी कम्युनिटी बनाती है, खासी और जैंता जो ट्राइब्स है, जो सदर्न हिमालय की एजिस में रहती है, वहां पे देखने को मिलेगा। अब थोड़ा सा मेघालय के थोड़ी सी कल्चर के बारे में जानते हैं, वहाँ की सोसाइटी के बारे में एक दो इंटरेस्टिंग पॉइंट जान लेते हैं। देखिए, हम जानते हैं जो आपका नॉर्दर्न इंडिया है या सदर्न इंडिया है, कोई सा भी इंडिया जान ले, नॉर्थ ईस्ट इंडिया को छोड़ के, खासकर मेघालय को,
मैं तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात कर रहा हूँ। नॉर्थ ईस्ट इंडिया को छोड़ के बाकी इंडिया में आपका पैट्रियार्कल सिस्टम मिलता है, मगर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आपका मैट्रिलिनियल सिस्टम मिलता है। पैट्रियार्कल सिस्टम में क्या होता है कि पैतृक सत्तात्मक सिस्टम होता है, प्रणाली होती है। वहां पे जो पिता होता है उसी का राज चलता है। पिता के जो बच्चे होंगे बच्चों का ही राज चलेगा। बच्चों का राज चलने से मतलब सारी संपत्ति बच्चे को मिलेगी, बेटी को नहीं मिलता है। ठीक है, वहां पे पुत्र को ज्यादा महत्व दिया जाता है। ठीक है, तो पुत्र के ही नाम पे जैसे कि किसी की शादी होगी, जो बच्चे होंगे ना तो उसे सरनेम किसका मिलेगा, फादर का मिलेगा, मदर का नहीं मिलता। मगर बिल्कुल यहाँ पे एकदम उल्टा सिस्टम है। उल्टा मतलब इन द सेंस कि जितना जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया, वेस्ट इंडिया या साउथ इंडिया में होता है, उस तरह से नॉर्थ ईस्ट इंडिया में नहीं होता है। मतलब मेघालय हुआ, नागालैंड हुआ, वहां पे मैट्रियार्कल सिस्टम है। वहां पे मदर का नाम चलता है, मदर का सरनेम चलता है। वहां पे लड़की को तवज्जो ज्यादा दी जाती है। ठीक है, वहां पे दहेज सिस्टम नहीं है। ठीक है, वहां पे एक तरह से कह लीजिए कि लड़का लड़की को दहेज देता है, जबकि बाकी अदर इंडिया में, बाकी रेस्ट इंडिया में क्या है, लड़की वाले लड़के को दहेज देते हैं, इस तरह का। हालांकि दहेज सिस्टम उधर नहीं, मत जस्ट मैंने समझाने के लिए बताया। मतलब वहां पे जो औरत होती है, लेडी होती है, वीमेन होती है, उसको ज्यादा तवज्जो दी जाती है। ठीक है, यही सब है इसमें। और कंजर्वेशन, नेचर की कंजर्वेशन के लिए बहुत ज्यादा अग्रसर रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल हमारा थुलाल आर्ट फॉर्म के बारे में। थुलाल आर्ट फॉर्म क्या है? देखिए, थुलाल आर्ट फॉर्म जो इसके मास्टर्स है, जो इसके ज्ञानी है, जो इसे परफॉर्म करते हैं, कंटेक्स्ट में इसलिए आया क्योंकि जो इसे परफॉर्म करते हैं ना, उनमें चिंता सी दौड़ चली है। चिंता किस चीज की? कि जो आजकल के बच्चे हैं वो आपकी और दूसरी चीजों पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, मगर जो उनका पुराना ओल्ड क्लासिकल जो आर्ट फॉर्म है, हेरिटेज है, कल्चर है, उसको भूलते जा रहे हैं। तो उसके स्टूडेंट्स लर्न करना नहीं चाहते इस आर्ट फॉर्म को। मतलब ये आर्ट थुलाल आर्ट फॉर्म इस न्यूज में कि लर्न करना नहीं चाहते। स्कूल के बाद वो दूसरे कोर्सेज को ऑप्ट कर लेते हैं, आर्ट एंड कल्चर को ऑप्ट करना कम पसंद करते हैं। तो इसलिए चिंतित हुआ है जो इसके मास्टर्स है, मास्टर जो इसके कंजर्वेटर्स है, जो इसको परफॉर्म करते हैं। तो इसलिए न्यूज में आया। मगर अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है थुलाल आर्ट फॉर्म क्या है डांस की। तो एक तरह का सोलो डांस है। सोलो डांस जो किसी एक अकेले आदमी के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, उसे सोलो डांस एक्सपोजिशन मतलब सोलो डांस बोलते हैं। ठीक है, अब थुलाल तीन टाइप का होता है। ठीक है, इसकी टाइप आगे पढ़ेंगे, फिलहाल हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसका ओरिजिन कैसे हुआ? ओरिजिन जो एक बहुत आपके अग्रणी कवि थे केरला के, केरला में ओरिजिन हुआ, केरला के डांस है। तो सबसे पहले तो यही ध्यान रखना है, केरला का ये आपका आर्ट फॉर्म है। ठीक है, क्वेश्चन पहला यही बनता है कि कहाँ से ये बिलोंग करता है, तो केरला से। तो जो इसके फॉरमोस्ट अग्रणी कवि थे, तो उनका नाम था कुंचन नम्बियार। कुंचन नम्बियार इसके अग्रणी कवि थे, इन्होंने इसे इजाद किया। ठीक है, अभी किस चीज पे ज्यादा बेस्ड है, यानी किसी चीज पे तो कोई ना कोई चीज बेस्ड होती है ना। ठीक है, जब आपका ये नाट्य शास्त्र पे ज्यादा बेस्ड है, इसमें नाट्य शास्त्र की जितनी भी टेक्निक्स है उसमें इसका यूज किया जाता है। आप में इसमें जब आप इसको देखेंगे, इसकी झलक देखेंगे, मैं आगे वीडियो भी दिखाऊंगा, उसमें आपको नाट्य शास्त्र जो है उसमें इसकी झलक देखने को मिलेगी। इसमें सॉन्ग्स परफॉर्म किए जाते हैं, और जो आदमी है, जो आपका इसमें एक्टर है, जो एक्ट करता है, वो इशारों से समझाता है, उसे इशारों से एक्सप्लेन करता है, बोल के भी एक्सप्लेन करता है, और डांस को परफॉर्म करता है। ठीक है, ये मलयालम में इसके सॉन्ग्स होते हैं, और इसका सिंपल प्रेजेंटेशन होता है, और इसमें ह्यूमर भी होता है, मतलब हंसी मजाक के साथ भी। जो इसके इशारे होते हैं या जो कमेंट्स होते हैं, इसमें लिखा है ना फ्रैंक आउट स्पोकन विट, इसका मतलब कि हंसी मजाक के साथ, कि एकदम मुंह फट्टा के साथ इसमें इसे प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक पिक्चर देखिए, इसको पिक्चर को देख के आपको थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा कि भाई ये किस तरह का इसकी आर्ट फॉर्म है। ये लगभग एक सवा मिनट की है, एक डेढ़ मिनट की है, तो आपको ये बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। देखिए, ये आपका क्या है, आर्टिस्ट है। ठीक है, ये आर्टिस्ट आपका क्या परफॉर्म कर रहा है इस आर्ट को। ठीक है, ये देखिए, इशारे करेगा, ये इसके एक्सप्रेशंस देखिए, और उसको फिर समझाएगा भी। ये देखिए, मतलब हर एक एक्सप्रेशन का एक मतलब है। ठीक है ना। और ये भी आप नोट कीजिए, जो इसके ये सिर के, जो यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे होंगे, सिर पे ये हेड गियर पहना हुआ है, कलरफुल ये पहने हुए है, उसने ऑर्नामेंट पहनी हुए है, यानी कि आपका मेटेलिक टाइप कुछ पहना हुआ है। ये सब बड़े इंपॉर्टेंट है।
जितने भी इसके एक्सप्रेशंस है वो सब कुछ ना कुछ बता रहे हैं, किसी ना किसी चीज को समझा रहे हैं, डेली लाइफ से रिलेटेड हो या किसी भी चीज से रिलेटेड हो वो उसको समझा रहे हैं। ठीक है ना। तो ये खत्म हो गया आपका। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। अब इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। एक तो मंडला यूज किया जाता है, ये इसको मंडला बोलते हैं। सिंबल्स ये होते हैं जो आपके नहीं होता है, ये तवा से बजाते हैं, आपने देखा होगा सत्संग औरतें या कोई भी आदमी सत्संग हो रहा तो उसमें बजाते हैं, किसी भी चीज में ये यूज किया जाता है। अब इसके टाइप जो तीन तीन टाइप्स होते हैं, हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा है। एक तो ओटन है, एक आपका सीथनकन है और प्रयाण है। ठीक है, तीन टाइप होता है। अब तीनों टाइप में डिफरेंस क्या होता है। तीनों टाइम में डिफरेंस जो क्रिएट होता है इनके कॉस्ट्यूम को लेके होता है, डांस को लेके होता है, और मीटर एंड राइम के। राइम आपने देखा होगा ना कि जो एंड में जो तुक से तुक बंदी जो होती है, राइम जो तुक बंदी होती है। मीटर और राइम का मतलब एक से भाव एक ही है, दोनों का थोड़ा सा ही डिफरेंस है पर भाव एक ही है। आप सिर्फ राइम को पकड़ के चलिए, मीटर को भूल जाइए, दोनों का मतलब ओवरऑल एक ही होता है। पर आप राइम को पकड़ के चलिए, तुकबंदी, तो तुकबंदी मिलाई जाती है। तो इनमें डिफरेंस ये होता है, किसी में इसी में कॉस्ट्यूम अलग होगी, इसमें अलग होगी, इसमें अलग होगी, थोड़ा सा कॉस्ट्यूम का डिफरेंस आ जाएगा, डांस का डिफरेंस आ जाएगा। अब थोड़ा थोड़ा हम इनके बारे में जान लें। जो ओटन थुलाल है, तो उसमें क्या होता है, ओटन थुलाल ज्यादातर पॉपुलर, ये वाला ही ओटन थुलाल पॉपुलर ज्यादा है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा पिकुलर होता है, पर्टिकुलर कॉस्ट्यूम्स होती है, मतलब अट्रैक्टिव कॉस्ट्यूम्स होती है और इम्प्रेसिव होती है। इसके व्हाइट और रेड कलर की कॉस्ट्यूम्स आपको इसमें देखने को मिले, जो टेप्स है, मतलब टेप चढ़ लगी हुई है, रेड और व्हाइट टाइप की कॉस्ट्यूम ये देखने को मिलेगी। ठीक है। और आपका कलर बीड्स भी आपको इसमें देखने को मिलेगी। ये हो गया। और जो सेथन कंथुलाल है उसमें क्या होता है, ये सॉन्ग्स जो है ये बहुत स्लो होते हैं। मतलब इसमें तो आपने इसमें वीडियो में देखा कि सॉन्ग्स वो स्पीड से कर रहा था, मगर इसमें सॉन्ग स्लो चलेंगे। ठीक है। ओटम थुलाल में क्या है, सॉन्ग्स थोड़े से मतलब स्पीड होती है इसमें, जबकि सेथन कंथुलाल में सॉन्ग्स की स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी। और इसमें यही यही सब बोला गया कि आर्म्स में रिस्ट पहनते हैं, हेड पे ये सब ऑर्नामेंट्स पहने जाते हैं। ठीक है, यही सब है। और प्राण थुलाल में क्या होता है, और भी स्पीड कम हो जाती है। जो मतलब प्राण थुलाल का है ना, जो टेम्पो जो बना रहता है इसका, मतलब एनर्जेटिक, वो बहुत स्लो लेवल पे आ जाती है। तो ये सब इसमें बोला, बस आपको याद रखना है सीथन तुलाल, प्राण तुलाल और आपका ओटम तुलाल। अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल हमारा अल्जाइमर डिसीज के बारे में। अल्जाइमर डिसीज न्यूज में इसलिए आई है क्योंकि जो एफडीए है, फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने अल्जाइमर डिसीज की ड्रग्स को अप्रूवल दे दी है, जिसका नाम है लीकेनमैप। ठीक है, लीकेनमैप ये अल्जाइमर डिसीज के ट्रीटमेंट में कुछ हद तक कारगर है। पूरी 100% कारगर नहीं है, पर कुछ हद तक कारगर है, जो थोड़ा बहुत काम करती है। ठीक है। अब सबसे पहले तो ये जानते हैं कि अल्जाइमर डिसीज क्या होती है और किस चीज से रिलेटेड होती है। देखो, अल्जाइमर डिसीज रिलेटेड होती है आपकी माइंड की बीमारी, दिमाग की बीमारी। जो आपका हेल्दी ब्रेन होता है, हेल्दी माइंड होता है, उसका ब्रेन का साइज मान लीजिए जितना होना चाहिए उतना रहेगा। मगर जब आपको अल्जाइमर डिसीज हो जाएगी, किसी को अल्जाइमर डिसीज है, तो उसका जो दिमाग है वो सिकुड़ने लगता है, छोटा होने लगता है। ठीक है। जो उसके अंदर दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं वो मरने लगते हैं। ठीक है। ये सब होता है। तो आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे होंगे कि जो आपका ये फुल माइंड, जो आपका जो एक हेल्दी माइंड है उसका तो साइज ये है, और जो आपका नैरो माइंड है उसका देखिए साइज छोटा हो गया, मतलब जो अल्जाइमर डिसीज से ग्रसित है उसका साइज छोटा हो गया। यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो, ये हेल्दी ब्रेन की पिक्चर है, और ये आपकी आपकी अल्जाइमर डिसीज की से जो ग्रसित आदमी है उसकी पिक्चर है। ठीक। अब इसको जो है, ये ये बोला गया है कि जो अल्जाइमर डिसीज है एक टाइप का डिमेंशिया है। डिमेंशिया बोल दो, डिमेंशिया बोल दो। डिमेंशिया क्या होता है, ये किस टाइप की बीमारी होती है। डिमेंशिया भी मतलब डिमेंशिया एक अम्ब्रेला टर्म है, मतलब अल्जाइमर डिसीज इसी के अंदर आते हैं। डिमेंशिया में मतलब कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि आपका मेमोरी लॉस हो जाएगा, आपको ध्यान नहीं रहेगी चीजें। ठीक है। परसेप्शन नहीं रहेगा आपको, मतलब कुछ कुछ सोचने लगोगे, मतलब अलग ही दुनिया में सोचोगे और सोचते रहोगे। ठीक है। और आपका जजमेंट लेने में आपको प्रॉब्लम होगी कि भाई क्या करूं क्या ना करूं। ठीक है। रीजनिंग आपकी डाउन हो जाएगी, मतलब आप डिसीजन नहीं ले पाओगे, तार्किक तर्क आपके खत्म हो जाएंगे। ठीक है। और ये आपका कंसंट्रेशन एक ही चीज पे ज्यादा रहेगी, एक ही चीज को देखते रहोगे। ठीक है। लैंग्वेज में बोलने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये कुछ कुछ आपके सिम्टम्स होते हैं अल्जाइमर डिसीज के। इसमें बोला गया कि मेमोरी को, आपकी जो याददाश्त है उसको, थिंकिंग को, सोचने की शक्ति को, और आपके बिहेव में बहुत बड़े चेंज लेके आता है डिमेंशिया जो है। ठीक है। इस डिसीज में क्या होता है कि एमिलोइड जो प्लेक्स होते हैं, न्यूरोफाइब्रिली टेंजल्स होते हैं, इन्हीं की वजह से क्या है, न्यूरल कनेक्शंस
जिसका आपका लॉस होता है, ये सब इसमें बोला गया। सिम्टम्स में कि लैंग्वेज आपको बोलने में प्रॉब्लम होगी, आप डिसोरिएंट हो जाएंगे यानी कि रास्ता भूल जाओगे, मूड आपका स्विंग हो जाएगा, गुस्सा आ जाएगा अचानक से, ठीक है, हंसने लगोगे बगैर किसी बात के, मोटिवेशन नहीं रहेगा अपने आप को, सोचोगे कि मेरे जीने का कोई मतलब नहीं। कभी कभी आपने देखा होगा कोई इतना फ्रस्ट्रेटेड है, इतना डिप्रेस्ड है, वो अपनी नस काट लेता है, इस टाइप का, यानी कि मोटिवेट नहीं रहोगे, ठीक है, सेल्फ नेग्लेक्टेड, अपना आपको कहीं भी कुछ नहीं समझोगे, और बिहेवियर में आपका चेंज देखने को मिलेगा। तो यही सब इसमें बोला गया है। तो ये अल्जाइमर डिसीज के सिम्टम्स है, मेमोरी लॉस होना, बोलने में आपका वर्ड्स में तुतलाना, कंफ्यूजन, आपका समय में अंतर ना कर पाना कि भाई टाइम कितना हो रहा है, ठीक है, और आपका बहुत आसान आसान चीजों में भी आपको डिफिकल्टी होना है, और आपके इमोशनल, जो इमोशनली आप छोटी छोटी चीजों से इमोशनल हो जाओगे, ठीक है, यही सब इसमें होते हैं। ठीक है, अब ये किन लोगों को सबसे ज्यादा होता है? जिनकी एज 65 के लगभग होती है, 65 से ज्यादा होते हैं, उन लोगों में ये बीमारी देखने को मिलती है। एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है डिमेंशिया इन इंडिया रिपोर्ट 2020, 2020 में रिपोर्ट आई थी। इसमें बोला गया कि इंडिया के अंदर 5.3 मिलियन पीपल, 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है, और 5.3 मिलियन कितने हो जाएंगे? 5.3 मिलियन हो जाएंगे 5.3 इंटू 10, यानी कि 53 लाख। 53 लाख लोग लगभग, जो कि जिनकी एज 60 साल से ऊपर है, वो डिमेंशिया बीमारी यानी कि अल्जाइमर की बीमारी से ग्रसित है। और ये आंकड़ा ऐसा नहीं कि घटेगा, ये आंकड़ा और बढ़ेगा। इसमें ये भी बोला गया है कि लगभग 14 मिलियन लोग हो जाएंगे। अभी कितने? 5.3 है, लगभग 3 गुना और हो जाएंगे। कब तक? 2050 तक, ये बोला गया है। बड़ी खतरनाक है। अब इसकी रोकथाम के लिए क्या है? रोकथाम के लिए ऐसा कोई देखो ट्रीटमेंट तो इसका है नहीं है, ठीक है, इसको रोक दे या इसको रिवर्स कर दे, पर हाँ, इसकी फिजिकल एक्सरसाइज, माइंड की एक्सरसाइज हर दिन करो आप, ठीक है, नई लैंग्वेजेस को सीखो, आपकी हॉबी डेवलप होनी चाहिए, जैसे म्यूजिक सुनना, पजल्स को सोल्व सोल्व करना, जैसे सुडोकू हो गया, इस टाइप की चीजें आपको करनी चाहिए अगर किसी को ये बीमारी है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल हमारा ग्रीन बॉन्ड के बारे में। न्यूज में इसलिए है कि आरबीआई ने पहली बार सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स, जिसकी वैल्यू 16,000 करोड़ है, उसको अनाउंस कर दिया है, ठीक है। अभी ग्रीन बॉन्ड का ज्यादातर अगर यूज की हम बात करें, किस चीज की यूज में आता है? देखो, बॉन्ड्स तो आपको पता ही है कि बॉन्ड्स क्या है। बॉन्ड एक तरह की वैल्यू है किसी की, ठीक है ना, पैसे की वैल्यू, ठीक है। तो मतलब एक सॉरी, तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि भाई क्यों न्यूज में आए। जो रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है, उसमें हम जो प्रोजेक्ट होते हैं उसमें यूज कर सकते हैं, एनर्जी एफिशिएंसी में यूज कर सकते हैं इसे, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन के जो भी इतने प्रोजेक्ट है उसके लिए हम यूज कर सकते हैं, और आपका वेस्ट मैनेजमेंट के जो प्रोजेक्ट होता है, जो भी आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, यूज होने वाली, मतलब फॉसिल ये फ्यूल्स है, उसकी डेवलपमेंट के लिए, हम इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा विस्तार से हम जानते हैं। एक तरह की डेब्ट सिक्योरिटीज है, ठीक है, जो अपने आप भी जाना, ग्रीन बॉन्ड क्या है? एक तरह की क्या है? सिक्योरिटीज है, ठीक है, एक तरह का आपका डॉक्यूमेंट है, जैसे हमने बोला डेब्ट सिक्योरिटी है, ठीक है। सॉरी, जिसका काम ये है, जिसको खरीदा या वो करा जाता है, किसके लिए? फंड करने के लिए, ग्रीन प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए हमको खरीदा या वो करा जाता है, इसका ट्रेड करा जाता है। इसका मतलब ये है कि जो आपका सस्टेनेबल और सोशल रेस्पॉन्सिबल, सॉरी, जो आपके प्रोजेक्ट होते हैं, क्या नाम, जैसे हमारे एसडीजी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, उनमें आपका क्या है कि हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, ग्रीनरी को, फॉसिल फ्यूल्स का उपयोग कम करना है, ग्रीनरी को ज्यादा बढ़ावा देना है, ठीक। तो उस केस में आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के केस में, जब आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात आती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात आती है, तो एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट हो जाती है कि हम ऐसा कुछ करें जिससे कि ग्रीनरी क्रिएट हो, और आपकी जो जितना ज्यादा हो सके हम आपका रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करें। तो वहां पे अब किसी ना किसी चीज को तो फंड करना पड़ेगा ना, तो उस केस में कंसेप्ट आ जाता है आपका ग्रीन बॉन्ड्स का, ठीक है। ग्रीन बॉन्ड्स क्या होगी? क्या आपकी डेब्ट सिक्योरिटी होगी, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं इसमें,
तो यहाँ पे क्या है, इसका यूज कहाँ होगा, एनवायरनमेंट की जितने भी प्रोजेक्ट होंगे उसमें यूज होगा, क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के काम में आएगा। ठीक है, इसको कौन इशू करता है, जो सोवरेन एंटाइटी होती है हमारे यहाँ पे, जैसे कि आपके यहाँ पे आरबीआई है, मतलब इंडिया के आरबीआई, या इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप्स होते हैं वो, या कोई अलायंसेज होगी, कॉर्पोरेट सेक्टर के जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर है, वो इशू करते हैं ग्रीन बॉन्ड। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि सरकार को, किसी कंपनी को पैसा मिलता है। ठीक है, आपने खरीद लिया, तो उसने तो उधार लिया ना, डेब्ट है ना, एक तो उधार है ना, ये तो कर्जा है, तो खरीद लिया, आप उसे कहाँ लगाओगे, कि इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाओगे, ग्रीनरी को डेवलप करने में लगाओगे, ग्रीन प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको डेवलप करने में लगाओगे। तो यही है इसका मेन मकसद ग्रीन बॉन्ड्स का। ठीक है, ये ऐसे प्रोजेक्ट को फिनेंस करते हो जो कि क्लाइमेट चेंज को आपका रिड्यूस करता है और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और जो इसके प्रोसीड्स मिलते हैं हमें ग्रीन बॉन्ड से, यानी कि जो पैसा मिलेगा उसको प्रोजेक्ट्स में यूटिलाइज किया जाता है एनवायरनमेंट को सस्टेनेबल बनाने के लिए। अब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं कि जो पहला ग्रीन बॉन्ड इशू किया गया था, किसने इशू किया था, आपका यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक ने इशू किया था। कब, 2007 में ग्रीन बॉन्ड को इशू किया था। इसका इंपॉर्टेंस हमने पढ़ ही लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे 2021 में बोला गया है कि जो गवर्नमेंट है इंडिया की, वो ये इसने कमिट किया हुआ है कि हम जो आपकी इसकी जो आपका कार्बन एमिशन होता है, उसके एमिशन की इंटेंसिटी को हम 45% तक, मतलब रिड्यूस कर देंगे। 2005 का जो लेवल है, उसका जो 45% है, हम रिड्यूस करके 2030 तक, मतलब 2005 का जो आपका एमिशन का जो लेवल था, उसे हम 45% रिड्यूस कर देंगे। कब तक, 2030 तक। तो ये है, वो किस वजह, कैसे होगा, ग्रीन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने से, यानी ग्रीन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने से। और ये भी बोला गया है कि जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी का यूजेस है वो 50% और बढ़ जाएगा, यानी कि हम 50% इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉल कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर देंगे, जो कि वो इलेक्ट्रिसिटी किससे आएगी, आपके नॉन फॉसिल फ्यूल से आएगी। कब तक, 2030 तक। तो ये भी गवर्नमेंट का एक कमिटमेंट है। ठीक है, यूनियन बजट में भी इसका जिक्र किया गया था कि भाई अनाउंस किया गया था कि सोवरेन ग्रीन बॉन्ड को इशू करेंगे। तो अब हमारा पहला सोवरेन ग्रीन बॉन्ड इशू हो चुका है। अगला और लास्ट का आर्टिकल हमारा वीर गार्डन एक्सरसाइज के बारे में, जो कि 2023 में कंडक्ट होने वाली है। ये किस किस के बीच में हो रही है, इंडिया और जापान के बीच में। ये जॉइंट एक्सरसाइज है आपकी, किसके, एयर डिफेंस एक्सरसाइज है। ये एयर डिफेंस कॉपरेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। जितनी भी एक्सरसाइज होती है वहां पे आपका मतलब आपका बायलेटरल कॉपरेशन देखने को मिलता है, यानी कि कोऑपरेट करना है एक दूसरे के साथ। अगर किसी से युद्ध हो जाए, मान लो इंडिया का चाइना से युद्ध हो जाता है, तो अब हमारे जितने पार्टनर है, जैसे यूएसए है, जापान है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है, तो वो हमारे साथ हमारा हेल्प करने के लिए मान लो आएंगे। तो वो कैसे कॉम्बैट करेंगे चाइना से, वो तभी तो हमारे साथ मिक्स होकर लड़ाई कर सकेंगे जब वो हमारे साथ, मतलब वो पहले एक्सरसाइज की हुई हो, पहले से उसकी प्रैक्टिस की हुई हो। वरना वही बात होती है कि भाई वो अपने अलग तरीके से परफॉर्म करेगा, हम अलग तरीके से परफॉर्म, तो कोहेरेंट अटैक नहीं हो पाएगा। तो इसलिए कोऑपरेशन करना होता है, एयर में भी करना होता है आपका, नेवी में भी करना होता है। ठीक है, ये सब आपका देख लो। तो वीर गार्डन एक्सरसाइज जो है, एयर इंडियन फोर्स और जापान की जो एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स है, उसके बीच में होगी। कहाँ पर होगी, हयाकुरी एयरबेस में, जो कि जापान में ही होगी। कब से शुरू होगी, 12 जनवरी से शुरू होगी। आज 9 जनवरी होगी है, 3 दिन बाकी है। ठीक है, 2 दिन बीच में, और ये कब खत्म होगी, 26 जनवरी को आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसमें क्या इंडिया की तरफ से कौन कौन ये जेट पार्टिसिपेट करेंगे, 4 तो सुखोई 30 MKI पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, 2 C-17 और 1 IL-78 एयरक्राफ्ट ये पार्टिसिपेट करेंगे, और जापान की तरफ से 4 F-2 और 4 F-15 एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट करेंगे। एक तरह की ये एरियल कॉम्बैट ड्रिल है, तो यही सब इसमें बोला गया है। तो बेस्ट प्रैक्टिस को शेयर करना। अब कुछ एक्सरसाइजेज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार क्वेश्चन में पूछी जाती है, मतलब एग्जाम में आती है। अब हम पहले पढ़ेंगे आर्मी की एक्सरसाइज, जो जॉइंट एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया की होती है, एक्स ओस्ट्रा एट, बांग्लादेश के साथ एक्स संप्रीति, चाइना के साथ एक्स हैंड इन हैंड, फ्रांस के साथ जो होती है एक्स एक्सरसाइज शक्ति, इंडोनेशिया के साथ एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति, कजाकिस्तान के साथ एक्सरसाइज प्रबल दोस्टिक, और किर्गिजिस्तान के साथ एक्सरसाइज खंजर, मालदीव के साथ एक्सरसाइज एक्विरिन, मंगोलिया के साथ एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट, म्यांमार के साथ आईएमबैक्स, ठीक है, नेपाल के साथ एक्स सूर्यकिरण, ओमान के साथ अलनागा, रशिया के साथ एक्स इंद्र,
और सेशेल्स के साथ आपका एक्स लेमाइट और श्रीलंका के साथ एक्स मित्र शक्ति। ये एक्सरसाइज आपकी होती है आर्मी की एक्सरसाइज। कुछ और एक्सरसाइज और बची है, जैसे कि थाईलैंड के साथ एक्स मैत्री होती है, यूके के साथ अजय वारियर, यूएसए के साथ युद्ध अभ्यास होती है और वज्र प्रहार होती है। ये याद रखनी है सारी, रट लो इन्हें। वियतनाम के साथ होती है विनबैक्स होती है, ठीक है। और आपकी मल्टीनेशनल जो एडीएमएम प्लस एक्सरसाइज होती है वो आपकी एक्स फोर्स के नाम से होती है, और जापान के साथ धर्मा गार्डियन एक्सरसाइज होती है। अब हम नेवी एक्सरसाइज के बारे में पढ़ते हैं। नेवी एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया की ऑक्सिंड होती है, और आपकी बांग्लादेश के साथ इंडियन कॉर्पेट होती है, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के साथ IBSAMAR होती है, फ्रांस के साथ वरुण होती है, इंडोनेशिया के साथ इंडो कॉर्पेट होती है, इंडो बाइलेट होती है, मलेशिया के साथ एमन टेबल टॉप एक्स होती है, म्यांमार के साथ IM कोर होती है, इन एम बाइलेट होती है, ओमान के साथ नसीम अल बहार होती है, रशिया के साथ इंदिरा नेवी एक्सरसाइज होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ी सी और नेवी की एक्सरसाइज में। श्रीलंका के साथ स्लाइन एक्स होती है, सिंगापुर के साथ सैमबैक्स होती है, थाईलैंड के साथ इंडो थाई कॉर्पेट, यूए के साथ इन यूए बाइलेट होती है, यूके के साथ कोंकण, यूएसए के साथ मालाबार, रिमपैक भी होती है, जबकि रिमपैक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। और अब यहाँ मल्टीलेटरल एक्सरसाइज जो होती है जिसमें कई देश पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें इंडिया भी है, और ब्रूनी के साथ जो हो रही है ADMM प्लस एक्सरसाइज होती है। मल्टीलेटरल एक्सरसाइज इंडोनेशिया के साथ केक कोमोडो होती है, और जो आपकी मल्टीलेटरल एक्सरसाइज इंडिया के साथ मिलान होती है, और जापान के साथ जिमैक्स होती है। ठीक है, ये एक्सरसाइज हुई। अगली एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, बांग्लादेश के साथ होती है टेबल टॉप एक्स होती है, इजराइल के साथ एक्स ब्लू फ्लैग, ओमान के साथ एस ईस्टर्न ब्रिज, रशिया के साथ एक्स इंद्रा, सिंगापुर के साथ जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज, थाईलैंड के साथ एक्स सियाम भारत, यूए के साथ डेजर्ट ईगल, यूके के साथ इंद्रधनुष, यूएसए के साथ रेड फ्लैग। मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज की बात अगर हम करते हैं, जो एक्स संवेदना विद बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, यूए के साथ होती है, फ्रांस के साथ गरुड़ा एक्सरसाइज होती है। तो ये कुछ एक्सरसाइज थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक क्वेश्चन तो पक्का बनता ही बनता है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी डिस्कशन। इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।